नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बंधु एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करंट अफेयर्स की हम बात कर रहे थे। हमने एक क्लास के अंदर जो है वो जनवरी, फरवरी और दिसंबर माह 2024 का जो है साइंस टेक है या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला पार्ट है करंट अफेयर्स वाला, हमने कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं देखी थी, पढ़ी थी और हमारे जो परीक्षा में आने लायक जो चीज़ें थी वो हमने पढ़ी थी। अब क्या है जो है हम इस क्लास के अंदर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मार्च और अप्रैल माह 2025 है, उनके हमें वो जो है कुछ घटनाएं महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के जो है पार्ट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो एग्जाम बंधु एकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, सर्च करके और ज्वाइन कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से भी आप है वो इसको ज्वाइन कर सकते हो भाई, ठीक है। अब देखिए आज की कुछ महत्वपूर्ण जो न्यूज़ है वो क्या है। फ्रेम 2 क्या है भाई? फ्रेम 2 स्पेस एक्स है। ये क्या है? फ्रेम 2 स्पेस एक्स है। 1 अप्रैल 2025 को है वो लॉन्च किया गया था, जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरने वाला पहला मानव अंतरिक्ष अभियान। यानी ये प्रश्न है वो आपके जो एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न आता है कि पहला जो मानव अभियान है, ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है, पहला मानव अभियान, पहला मानव अंतरिक्ष अभियान, ठीक है। लेकिन मानव अंतरिक्ष अभियान भी कौन सा है? ठीक है, पहला मानव अंतरिक्ष अभियान है। और ये अभियान कौन सा अभियान है? मानव अंतरिक्ष अभियान। तो आप कहोगे सर पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ान भरने वाला पहला मानव अंतरिक्ष अभियान है। यानी पहला मानव अंतरिक्ष अभियान तो है, लेकिन कौन सा पहला मानव है? तो जो है पृथ्वी के, ये लाइन आपको याद रखनी है। प्रश्न आता है कि पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरने वाला पहला मानव अभियान कौन सा है? तो फ्रेम 2 है। और किसके माध्यम से? स्पेस एक्स के जो है माध्यम से इसने उड़ान भरी थी। तो जो है आपको फ्रेम 2 का नाम याद रखना है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर, ठीक है, पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर जो है उन्होंने उड़ान भरी है, ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर, ठीक है, उड़ान भरने वाला पहला जो है वो मानव अंतरिक्ष अभियान है फ्रेम 2 स्पेस एक्स। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ वो सभी क्या है, महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने पहले जो करंट अफेयर्स करवाया था, इसी पार्ट को मैंने जो करवाया था पहले भी करवाया था, तब क्या है कि उनमें से एक जो अपने फर्स्ट ग्रेड के अंदर सीधा सीधा छप गया था, ठीक है। तो ये जो है चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ, कम से कम आपको है इतना तो आना ही चाहिए एग्जाम देने से पहले, ठीक है। अब देखो, अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 ये किन के मध्य हुआ था भाई? तो जो है एक युद्धाभ्यास है, नाम है टाइगर ट्रायम्फ, भारत और अमेरिका के मध्य हुआ था। द्विपक्षीय त्रिसैन्य मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास है भाई, ठीक है। तो ये जो है इसकी श्रेणी याद रखना। प्रश्न दो तरीके से आएगा। एक प्रश्न तो आएगा अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ किन देशों के मध्य होता है या हुआ है 2025 में। तो एक तो आपको याद रखना है भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है। दूसरा कब हुआ है, या फिर जो है प्रश्न में ही लाइन लिखी आ जाती है कि 1 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 के मध्य पूर्वी समुद्री तट पर बंगाल की खाड़ी में टाइगर ट्रायम्फ जो है वो आयोजित हुआ था। वो किन देशों के मध्य हुआ, ऐसा है वो आ जाता है। यानी पूरा प्रश्न दिया हुआ आ जाता है और जो है वो आपको ये पूछ ले, या फिर ऐसा आ जाता है कि टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास, या फिर ऐसा आ जाता है भारत और अमेरिका के मध्य जो है 1 अप्रैल से 13 अप्रैल के मध्य पूर्वी समुद्री तट या बंगाल की खाड़ी में मानवीय सहायता एवं आपदा राहत जो अभ्यास है हुआ था, वो अभ्यास कौन सा अभ्यास है? तो आपको क्या बताना है, वो अभ्यास कौन सा है? टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास है। यानी किसी तरीके से भी प्रश्न पूछे आपको सारी बातें याद रखनी है। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास भारत अमेरिका मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास है, चौथा संस्करण 1 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 बंगाल की खाड़ी में आयोजन हुआ था। फिर देखो युद्ध अभ्यास इनियोकोस, ठीक है, युद्ध अभ्यास इनियोकोस किन के मध्य हुआ है? टाइगर ट्रायम्फ तो भारत अमेरिका था, इनियोकोस है वो अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, ग्रीस जैसे 15 देशों की वायुसेनाओं
के साथ भारत ने युद्धाभ्यास में भाग लिया, यानी युद्धाभ्यास का नाम है इनियोकॉस, और भारत जैसे 15 देशों ने इसमें है वो भाग लिया। और कौन कौन से, जिसके अंदर मुख्य देश हैं अमेरिका है, इजराइल, फ्रांस, ग्रीस जैसे 15 देशों की जो है वायुसेनाओं ने भाग लिया, ठीक है। और भारत ने भी इसमें भाग लिया। ये युद्धाभ्यास कहाँ पर हुआ था? ये ग्रीस में 31 मार्च से 11 अप्रैल 2025 तक हुआ था, यानी युद्धाभ्यास इनियोकॉस में भारत ने भाग लिया था। हालांकि ये आयोजन इसका कहाँ हुआ था? आयोजन इसका है वो ग्रीस के अंदर हुआ था, ठीक है। इसके बाद में देखो युद्धाभ्यास मेरी टाइम एंगेजमेंट, जो युद्धाभ्यास है AIKEYEME, ठीक है। यानी जो है आपको ये याद रखना है, युद्धाभ्यास मेरी टाइम एंगेजमेंट किन किन के मध्य हुआ? तो ये हुआ है भारत और अफ्रीकी देशों के बीच समुद्री सहयोग पर हुआ है भाई। यानी भारत और जो अफ्रीकी महाद्वीप है, उस महाद्वीप के जो देश है उन देशों के बीच में हुआ था। यानी मुख्य देश हमारा कौन सा है? एक तो भारत है, और भारत के साथ में अफ्रीकी महाद्वीप के जो है वो बहुत सारे देश है, उनके मध्य अभ्यास हुआ। मेरी टाइम एंगेजमेंट नाम है, समुद्री सहयोग पर हुआ है। ये एक बहुपक्षीय अभ्यास है, दार ए सलाम तंजानिया के अंदर आयोजित हुआ था। ये प्रश्न है वो कल फर्स्ट ग्रेड के अंदर एग्जाम के अंदर आया हुआ था भाई, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड में आया था, मैंने आपको जो है वो करवाया था, आंसर की करवाई थी, उसमें भी मैंने आपको ये बताया था। तो यानी जो ये जो PDF है वो मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, अपने यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट के अंदर है वो मार्च अप्रैल के नाम से वो ये क्लास ऑलरेडी अपलोड है। लेकिन जो मैंने करवाई थी वो मैंने दूसरे बोर्ड पे करवाई थी, अब जो मैं है इस बोर्ड पे करवा रहा हूँ। और ये जो PDF है वो ऑलरेडी टेलीग्राम पे जो है वो अपलोड है, जनवरी फरवरी की भी टेलीग्राम पे पड़ी है, और ये भी है वो टेलीग्राम पर पड़ी है, तो वहाँ से भी आप है वो इसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ये एग्जाम भी जो पर्सन है वो भी हमारे कौन सा फर्स्ट ग्रेड में आया था, और इसके अंदर एक और पर्सन है वो भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था। यानी इस स्लाइड के अंदर भी 2-3 पर्सन आए थे, तो ये जो है अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दार ए सलाम तंजानिया में आयोजित हुआ था, आपको याद रखना है मेरी टाइम एंगेजमेंट, ठीक है। 6 दिवसीय अभ्यास 18 अप्रैल 2025 तक है वो चला था भाई। उसके बाद में देखो युद्धाभ्यास दस्तलिक 6, युद्धाभ्यास दस्तलिक 6 है, जो है वो किन के मध्य हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ठीक है। दस्तलिक जो 6 युद्धाभ्यास है ये भी काफी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के पार्ट ऑफ यूज है। किन देशों के मध्य हुआ था? तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ था। 6ठा संस्करण था इनका, महाराष्ट्र के पुणे में आंध्र स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में ये शुरू हुआ था। तो आपको मोस्टली जो है हमारे जो वन लाइनर एग्जाम्स है, जो हमारे जो बोर्ड द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, पटवारी वीडियो बात करें या फिर रीट की बात करें या फिर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की बात करें, इन एग्जाम के अंदर जो है वो पूछा जाता है युद्धाभ्यास जो दस्तलिक 6 हुआ था वो किन देशों के मध्य हुआ था, यही प्रश्न आता है। कभी कभी इनके संस्करण का प्रश्न आ जाता है, फिर ज्यादा डीप कुछ है तो वे युद्धाभ्यास है वो कहाँ आयोजन हुआ था ये भी आता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के पुणे में आंध्र स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में 6ठा संस्करण, नाम ही तो दस्तलिक 6 है, 6 का मतलब है वो 6ठा संस्करण है, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य ये आयोजन हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आगे देखो गौरव बम, ठीक है भाई। गौरव बम क्या है? गौरव बम भी क्या है? इंपॉर्टेंट है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान यानी DRDO, ठीक है। DRDO ने 8 से 10 अप्रैल 2025 के बीच सुकोई 30 MKI युद्धक विमान से, ये कौन सा विमान है भाई? सुकोई 30 MKI एक युद्धक विमान है, यानी 8 से 10 अप्रैल के बीच में DRDO द्वारा सुकोई 30 MKI युद्धक विमान से लंबी दूरी की ग्लाइड बम जो है LRGB गौरव का सफल परीक्षण किया है। यानी गौरव क्या है? गौरव एक लंबी दूरी का ग्लाइड बम है भाई, क्या है, ठीक है। अभी कौन सी बात निकल के आई? लंबी दूरी का जो है लंबी दूरी का ग्लाइड बम है भाई, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। गौरव बम है वो लंबी दूरी का ग्लाइड बम है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव 1000 किलोग्राम वजनी ग्लाइड बम है भाई। यानी जो है वो गौरव बम कौन सा बम है? तो पहली बात तो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है, और इसका वजन कितना है? तो वजन 1000 किलोग्राम वजनी है, और इसका सफल परीक्षण किया गया था, किससे किया गया था? सुकोई 30 से किया गया था। और किसने बनाया है, किसके द्वारा किया गया था? DRDO ने बनाया था 8 से 10 अप्रैल। यानी यहाँ पर आपको क्या पूछा जाएगा? तो आपको पता है अगर RPSC में जाते हो तो आपको है स्टेटमेंट के रूप में सारी चीजें पूछ सकते हैं, एक एक जो लाइन याद रखनी पड़ती है अगर आप RPSC का दे रहे हो। यदि आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो RSSB का,
तो आपको ये लाइन याद रखनी है। गौरव बम हाल ही में किसके द्वारा बनाया गया था? डीआरडीओ के द्वारा, जिसका सफल परीक्षण हुआ था। वो क्या है? एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है। और क्या है? सुखोई 30 से इसका है वो सफल परीक्षण किया गया था। तो सुखोई 30 आपको याद रखना है भाई, ठीक है। आरएसएसबी की कर रहे हो तो इस हिसाब से करना, आरपीएससी की कर रहे हो तो आपका जो माइंडसेट है वो थोड़ा अलग चेंज हो जाएगा। डेजर्ट फ्लैग 10 इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात यूएई में अप्रैल 2025 के अंदर आयोजित हुआ था। इसके अंदर भागीदार देश कौन है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फ्रांस, जर्मनी, कतर, सऊदी अरब, कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका की वायुसेना। यानी डेजर्ट फ्लैग 10 जो है कितने देश शामिल है भाई? वो 10 देश शामिल है, ठीक है। इसके अंदर 10 या 10 से जो है अधिक देश भी इसके अंदर शामिल है। और जो है डेजर्ट फ्लैग आपको क्या याद रखना है? आपके एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है सर डेजर्ट फ्लैग 10 वो है जो कहाँ पर आयोजित हुआ था। भारत इसके अंदर भागीदार देश था, इसलिए जो है हमें ये पढ़ना पड़ रहा है। और ये संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अंदर है वो शामिल हुआ है, ठीक है। जहां पर भारत है वही जो है हम पढ़ रहे हैं। तो भारत का रोल यहाँ पर है डेजर्ट फ्लैग में, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर हुआ है। तो आपको इतना ही याद रखना है। जो है पटवारी के लिए जो है इसके पूछे जाने की संभावना कम है, बाकी एग्जाम के लिए याद रखना आपको। भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला जो है वो कौन सा देश बना है भाई? चौथा देश बन गया है। ये लाइन आपको याद रखनी है, सीधी सीधी आएगी कि भारत हाल ही में लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला, ठीक है, का परीक्षण करने वाला कौन सा देश बना है? चौथा देश बन गया है, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद में भारत 30 किलोग्राम के लेजर सिस्टम से छोटे विमानों और ड्रोन को मार गिराने की क्षमता हासिल करने वाला भी कौन सा देश बन गया है? चौथा। यानी लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण किया पहली बात तो चौथा देश बना। फिर यह कह रहा है कि 30 किलोवाट के लेजर सिस्टम से, कितने किलोवाट के? 30 किलोवाट के लेजर सिस्टम से छोटे विमान और ड्रोन को गिराने की क्षमता हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया? चौथा देश बन गया। यानी जो अभी जो पाकिस्तान के द्वारा भारत पर जो ड्रोन हमले हुए थे, उन ड्रोन हमलों को दुरुस्त करने के लिए या फिर जो है इनको गिराने के लिए जो भारत ने जो अब लेजर निर्देशित जो हथियार प्रणाली तैयार की है, उसके अंदर भारत का देश है, चौथा देश बन गया है। भारत अब है वो लेजर के माध्यम से उन ड्रोन को है वो दूर से ही गिरा देता है भाई, ठीक है। तो भारत से पहले ये रूस ने हासिल की, चीन ने की, अमेरिका ने की, और अब ये जो है वो भारत ने हासिल की है भाई। यानी जो है ये इजराइल के पास में भी है, शायद तक नहीं है, क्योंकि रूस, चीन और अमेरिका के बाद में भारत चौथा देश है। यानी यहाँ पर है वो इजराइल इसके अंदर नहीं है भाई, ठीक है। बाकी लगभग है, इजराइल आता है लेकिन इसमें नहीं है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में 30 किलोवाट की लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली MK-20A का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। भाई इनका नाम क्या है? नाम जो है आपको शायद तक येलो कलर में लिखा हुआ है, तो आपको शायद तक व्हाइट बैकग्राउंड में नहीं दिखेगा। आपको नाम याद रखना है, मैं यहां पर लिख देता हूं, जो है MK-20, ठीक है, और ए, ये इसका नाम है। MK-2A इसका नाम है। यानी आपको क्या याद रखना है इस पेज में से? आपको इस स्लाइड में ये याद रखना है कि भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। उस हथियार प्रणाली का नाम क्या है? तो नाम MK-2A इसका नाम है, ठीक है। MK-2 इसका नाम है लेजर प्रणाली का, ठीक है। किसने बनाया? तो डीआरडीओ द्वारा है वो बनाया। कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में 30 किलोवाट की जो लेजर निर्देशित है इसका परीक्षण किया गया था। तो ये कितने किलोवाट की? 30 किलोवाट की। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में MK-2A जो लेजर निर्देशित है, ड्रोन और छोटे विमान को गिराने के लिए है, और भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। रूस, चीन, अमेरिका के बाद में भारत ने इसका जो है चौथा स्थान प्राप्त किया है। इतनी सारी चीजें याद रखनी है। उसके बाद में देखो, भारतवंशी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जिसने सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है भाई, कौन है? सुनीता विलियम्स है, जो भारतवंशी है, अमेरिकी की अंतरिक्ष यात्री है।
और सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का इन्होंने क्या बनाया, रिकॉर्ड बनाया है भाई। सुनीता विलियम्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस में बिताया गया समय लगभग कितना हो गया, 286 दिन, लगभग 365 दिन के एक वर्ष होता है। तो 286 दिन इन्होंने कहाँ पर बिताया, अंतरिक्ष में बिताया, अंतरिक्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में बिताया। यहाँ पर अभी जो है शुभांशु शुक्ला गए थे और यहाँ पर है वो सुनीता विलियम्स है, इन्होंने दिन बिताया भाई, ठीक है, 286 दिन। सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष में अब तक का कुल समय 608 दिन हो गया, यानी इस बार इन्होंने लगातार 286 दिन रही थी और उससे पहले जो है वो और रही थी। टोटल मिलाकर के अब तक उन्होंने 608 दिन है वो यहाँ पर अंतरिक्ष में गुजारे हैं। आपको याद रखना है कि भाई सुनीता विलियम्स है वो सर्वाधिक समय में अंतरिक्ष में रहने वाले जो रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, 286 दिन याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आपको सुनीता विलियम्स नाम याद रखना है। पेगी व्हिटसन के बाद में दूसरा सबसे अधिक समय पर सुनीता विलियम्स के साथ में जो गया था वो बुच विल्मोर था, ठीक है। आपको है इसके अंदर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जिस एग्जाम के है उसमें आपको याद रखना है, पटवारी के लिए नहीं, लेकिन वीडियो के लिए आपको ये चीजें याद रखनी है कि पेगी व्हिटसन के बाद में दूसरा सबसे अधिक समय सुनीता विलियम्सन के साथ में बुच विल्मोर थे। दोनों 18 मार्च को स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर सवार होकर पृथ्वी पर लौट आए। यानी दोनों कब लौट आए पृथ्वी पर, यह चीज भी आपको याद रखनी है कि दोनों है वो 18 मार्च को पृथ्वी पर है वो लौट आए थे। और किस यान से आए ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, यानी 18 मार्च को लौट आए और जो है किस यान से आए, तो स्पेस एक्स का यान था, क्रू ड्रैगन इसका नाम था, इसमें जो है वो सवार होकर के यहाँ पर आए थे। तो प्रश्न आ सकता है कि जो हाल ही में सुनीता विलियम्स है और जो बुच विल्मोर है वो वहां से अंतरिक्ष जो इस अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है आईएसएस से जो लौट के आए थे यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ पर लौटने के जो है किस अंतरिक्ष यान के माध्यम से लौटे थे, तो स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन आपको याद करना है, 18 मार्च को लौटे थे भाई, ठीक है। इसके साथ ही सुनीता सर्वाधिक 9 बार स्पेस वॉक जो है स्पेस वॉक करने वाली विश्व की है वो प्रथम महिला है वो बन गई है। यानी जो है वो कितनी बार, सर्वाधिक 9 बार है वो इन्होंने किया है। यानी इन्होंने लगभग 62 घंटे 6 मिनट जो है वो चहलकदमी की है, स्पेस वॉक में बिताया है, यानी स्पेस वॉक या चहलकदमी की है। यानी जो है ये प्रश्न भी आ सकता है, सर्वाधिक 9 बार जो है वो स्पेस वॉक करने वाले विश्व की प्रथम महिला कौन सी है, सुनीता विलियम्स है। तो ये इजी प्रश्न है, आपको जो कुछ भी पूछेगा आपको पता है सबसे ज्यादा यही है, ठीक है। तो कोई भी पूछा जाए आंसर यही होगा। उसके बाद में देखो, देश का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम है QPIAI इंडस, ठीक है। यानी देश का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम कौन सा है, इंडस इसका नाम है। इंडस आपको नाम याद रखना है भाई, इंडस। यह 25 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट क्षमता वाले भारत के सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटरों में से एक है। यहाँ पर जो प्रश्न आएगा कि हाल ही में भारत का जो 25 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट क्षमता वाले भारत के सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर में से एक कौन सा जो है वो कंप्यूटर है, तो अभी जो चर्चा में रहा है वो इंडस ही रहा है। आपको प्रश्न कुछ भी पूछे, अगर ऑप्शन के अंदर इंडस जो शब्द दिखे तो आंसर आपका इंडस ही होगा। यानी फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग जो सिस्टम है वो कौन सा है भाई, इंडस है। आपको नाम याद रखना है, आपका काम इससे हो जाएगा भाई, ठीक है। ऑप्शन आएगा तो आपका काम हो जाएगा। बायो E3 नीति, भाई बायो E3 नीति क्या है और आपको क्यों याद रखनी है, यहां से है वो क्या प्रश्न आता है। तो 12 मार्च 2024 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की जैव प्रौद्योगिकी विभाग और असम सरकार ने नई दिल्ली में, ठीक है, येलो लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा होगा, क्या है, नई दिल्ली में, यहां पर जो लिखा हुआ है वो है नई दिल्ली। यानी आपको एक बात मिली कि जो है एक तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जो विभाग है जैव प्रौद्योगिकी विभाग प्लस असम सरकार, ठीक है, असम की सरकार, और दोनों ने मिलकर के नई दिल्ली में बायो E3 इकोनॉमी एनवायरमेंट एम्प्लॉयमेंट नीति के तहत केंद्र राज्य साझेदारी स्थापित करने के लिए एक MOU किया है। बायो E3 नीति को 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है वो मंजूरी प्रदान की थी। और यहाँ पर जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब साझेदारी स्थापित करने के लिए क्या किया, MOU किया है। यानी जो प्रश्न आता है कि जो भारत का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है
जो है उन्होंने बायो E3 नीति के लिए किस जो है राज्य के साथ में साझेदारी की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। असम सरकार नाम याद रखना, पटवारी के लिए बायो E3 है वो इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को याद रखोगे। असम सरकार ने नई दिल्ली में किया था MOU, ठीक है। और जैव प्रौद्योगिकी जो है, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जैव प्रौद्योगिकी विभाग है और असम सरकार है भाई। आप सारी चीजें याद रखोगे बायो E3 नीति की। असम सरकार इंपॉर्टेंट है। संसद भाषिणी, संसद भाषिणी क्या है भाई, ये आपको याद रखना है। संसद भाषिणी क्या है, एक AI संचालित बहुभाषी संसदीय संचालन की क्या है, एक पहल है। यानी संसद भाषिणी नाम से स्पष्ट है, संसद नाम से स्पष्ट होगा यानी संसद की है, और भाषिणी यानी जो है वो भाषा से संबंधित है, नाम से स्पष्ट है, आपको इसके अंदर है। बस ये याद रखना कि ये स्पेशली किसके लिए है, ठीक है। लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी आपको ये लाइन भी याद रखनी है, येलो दिख रही होगी, देखो लोकसभा सचिवालय, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने AI संचालित बहुभाषी संसदीय संचालन के लिए संसदीय भाषणी जो पहल है वो शुरू की है। यानी इन्होंने AI संचालित जो संसद संचालन के लिए बहुभाषी जो पहल है, उस पहल का नाम ही संसद भाषणी इन्होंने रखा है। मेन बात यह है कि लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने है वो पहल शुरू की है। ये लाइन जो है वो प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये पहल किसने शुरू की है, तो जो लोकसभा सचिवालय इसके अंदर शामिल है और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय शामिल है। इस पहल का उद्देश्य क्या था भाई, तो संसद से जुड़े कार्यों के संचालन में विभिन्न भाषाओं की सुविधा है वो प्रदान करने और इससे जुड़ी व्यवस्थाओं को, इससे जुड़ी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाने के लिए एक व्यापक इन हाउस AI समाधान है वो प्रदान करना इसका उद्देश्य है। मेन उद्देश्य आपको यह ध्यान रखना कि संचालन में विभिन्न भाषाओं को सुविधा प्रदान करना और AI संचालित बहुभाषी संसदीय संचालन के लिए संसद भाषणी ये पहल शुरू की है। लोकसभा सचिवालय नाम याद रखना है और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है वो नाम आपको याद रखना है। अगला देखो मोस्ट इंपोर्टेंट मिशन चंद्रयान 5 मिशन है और इसको ल्यूपैक्स मिशन भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, पटवारी के एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा भाई, जो चंद्रयान 5 मिशन है और इसका दूसरा नाम आ जाता है ल्यूपैक्स मिशन। यदि चंद्रयान 5 किसी ऑप्शन में नहीं आता है तो सही आंसर हो जाएगा ल्यूपैक्स मिशन। आपको दोनों याद रखना है, ल्यूपैक्स मिशन ही चंद्रयान 5 मिशन है, इसी का ही दूसरा नाम है। 13 मार्च 2025 को चंद्रयान 5 मिशन को केंद्र सरकार की क्या मिल गई है भाई, मंजूरी मिल गई है। इसमें चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए 250 किलोग्राम वजनी रोवर भेजा जाएगा। यानी चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए कितना किलोग्राम वजनी रोवर भेजेगा भाई, 250 किलोग्राम वजनी है वो रोवर भेजा जाएगा। और सहयोगी देश कौन सा है, तो जापान है। और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है, जाक्सा है। तो जाक्सा और इसरो मिलकर के जो कौन सा अभियान लॉन्च करने जा रहे हैं, चंद्रयान 5 लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसको 13 मार्च को है वो केंद्र सरकार की क्या मिल गई भाई, मंजूरी मिल गई। और इसका नाम क्या है, ल्यूपैक्स मिशन है, क्योंकि जापान इसमें साथ में है इसलिए जो ये नाम है वो ल्यूपैक्स मिशन रख दिया। इस मिशन की जो लॉन्चिंग तिथि अभी तय नहीं हुई है, क्योंकि 2027 में अभी जो है चंद्रयान 4 मिशन है वो लॉन्च करना है। यानी चंद्रयान 3 तक तो आपने पढ़ा है कि चंद्रयान 3 तो है वो लॉन्च हो गया था, चंद्रयान 4 मिशन है अभी वो पेंडिंग में है। और टारगेट कब है, टारगेट 2027 का है। टारगेट 2027 का कौन सा है भाई, 2027 का तो सिर्फ चंद्रयान 4 का टारगेट है। तो चंद्रयान 5 तो 2030 के आसपास में जाने की संभावना ही है। तो आपको याद रखना है चंद्रयान 5 ल्यूपैक्स मिशन। अगर ऑप्शन में 4 आ जाए, ठीक है, तो 4 तो अभी पेंडिंग है, 5 की और घोषणा स्वीकृति मिल गई है। यानी 4 और 5 अब दोनों है वो जो साथ में चलेंगे भाई, ठीक है। इसरो के प्रमुख वी नारायणन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में देखो विक्रम 3201, ये प्रश्न आया था भाई फर्स्ट ग्रेड के अंदर, ये प्रश्न आया था और मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी है वो टेलीग्राम पे आपको शेयर किया था, क्योंकि ये जो मैं क्लास पहले भी पढ़ा चुका हूँ, मैं ये अब दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ इसी जो चैनल पे है, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई वहाँ पर भी उपलब्ध है और अपना जो टेलीग्राम है उस पर भी मैंने ऑलरेडी इसकी PDF डाल रखी थी। और एज इट इज़ यही जो प्रश्न आया है, एक ही लाइन इस प्रश्न की इधर उधर नहीं हुई है। जितनी आपको 4 लाइनें दिख रही हैं, 4 लाइनें, और वहां पर 4-5 स्टेटमेंट था कि कौन सा कथन सत्य है, या 1 2 3 2 3 ऐसे ऑप्शन थे। एज इट इज है वो सेम टू सेम लाइन है, एक ही लाइन चेंज नहीं थी वहां पर। विक्रम 321 पहला पूर्ण रूप से मेक इन इंडिया
32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, यानी वहां पर फर्स्ट ग्रेड में एज इट इज यही लाइन लिखी हुई थी, कुछ भी इसमें चेंज नहीं था। उसके बाद में जो लॉन्च वाहनों की कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों में उपयोग के लिए योग्य है, ये विक्रम 1601 माइक्रो प्रोसेसर का उन्नत संस्करण है, ये भी लाइन लिखी हुई थी। ये माइक्रो प्रोसेसर को HCL चंडीगढ़ के सहयोग से इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर तिरुवनंतपुरम द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। ये लाइन एज इट इज कॉपी पेस्ट थी उस पेपर के अंदर, ठीक है। इस अवसर पर कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर को भी लॉन्च किया गया था, ये लाइन भी उसमें कॉपी पेस्ट थी। यानी एज इट इज यही प्रश्न है इन्होंने बनाया था कि विक्रम 321 पहला पूर्ण रूप से मेक इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है जो लॉन्च वाहनों को कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों में उपयोग के लिए योग्य है। ये विक्रम 1601 का क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का उन्नत संस्करण है। ये जो है HCL चंडीगढ़ और इसरो का जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर तिरुवनंतपुरम है, उन दोनों ने मिलकर के ये डिजाइन की है। और इस अवसर पर कल्पना 3201 है, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, उनको भी लॉन्च किया था। दोनों 32 बिट है, कल्पना 3201 और विक्रम 3201, ठीक है। तो ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका आता है युद्ध अभ्यास खंजर 12 है। देखो युद्ध अभ्यास खंजर है वो काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। युद्ध अभ्यास जो खंजर है भारत और किर्गिस्तान के मध्य है और 10 से 24 मार्च 2025 को हुआ था। टोकमोक जो है किर्गिस्तान में आयोजन हुआ था। तो जो है आयोजन किर्गिस्तान में, भारत किर्गिस्तान के मध्य। खंजर का संस्करण कौन सा है, 12 संस्करण है। ये जो है वो 1-2 बार प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। तो जो खंजर का संस्करण आपको याद रखना है, आप जो है इस शब्द को ऐसे याद रख लो कि खंजर 12 है, ठीक है। और जो है किर्गिस्तान, यह चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद में देखो फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन है, ये जो है वो भारतीय सेना का क्या है भाई, भारतीय सेना का प्रभाव आधारित कामिकेज भूमिका वाले एंटी टैंक हथियारों से लेस, यानी ये क्या है, एंटी टैंक हथियारों से लेस फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन, ठीक है। ये है ड्रोन, नाम क्या है, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन है, जो भारतीय सेना प्रभाव आधारित कामिकेज भूमिका वाले एंटी टैंक हथियारों से लैस है। ये बख्तरबंद वाहनों के विरुद्ध सटीक हमलों के लिए डिजाइन किया गया भाई, ठीक है। यहां से प्रश्न आ सकता है कि ऐसा कौन सा ड्रोन है जो बख्तरबंद वाहनों के विरुद्ध सटीक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। आपका उत्तर होना चाहिए सर फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन इसका आंसर होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके जो एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। युद्ध अभ्यास वरुण 2025 किन देशों के मध्य हुआ था, जो है वरुण युद्धाभ्यास भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी युद्धाभ्यास है उनके देशों के नाम आपको याद रखना है कि किन किन देशों के मध्य होते हैं। इसके बाद में जो है अगर हमारे राजस्थान के अंदर और अगर हमारे जो भारत के अंदर हो रहे हैं तो उनको याद रखना है, विदेशों को याद रखने की वैसे भी इतनी आवश्यकता नहीं है। जो हमारे यहाँ पर होता है उसको तो 100% याद रखें आप। युद्ध अभ्यास वरुण भारत और फ्रांस के मध्य होता है, 19 से 22 मार्च को हो गया था, अरब सागर में हुआ था, 23वां संस्करण था। भागीदार देश ईरान, रूस, चीन है और आयोजन ओमान की खाड़ी में हुआ। यानी अरब सागर के अंदर कौन सी खाड़ी है, अरब सागर का ही भाग है ओमान की खाड़ी, और यहाँ पर है वो इसका आयोजन हुआ था। यानी वरुण है नाम, भारत और फ्रांस के मध्य इसका आयोजन हुआ था भाई। अगला देखो जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यहाँ से जो है वो प्रश्न आने की संभावना जो है वो कम है। संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय वायुसेना ने मेघालय की उमियम झील पर युद्ध प्रशिक्षण आयोजित किया। यानी आप यह जो है वो प्रश्न आ सकता है, कैसे आएगा कि संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सेना ने जो हाल ही में कहाँ पर है वो जो है आयोजन किया था, क्योंकि जो उमियम झील है ये महत्वपूर्ण है। तो ये मेघालय की उमियम झील पर युद्ध प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। उमियम झील मेघालय की राजधानी शिलांग में स्थित है और ये तीनों भारतीय सेनाओं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यानी संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तीनों सेनाओं का आयोजन किया था वायुसेना ने। और जो मेघालय की उमियम झील है वहां पर है वो इसका आयोजन हुआ था। और ये उमियम झील कहाँ पर स्थित है भाई, मेघालय की राजधानी शिलांग है, शिलांग में उमियम झील है वो स्थित है। तो आपको याद रखना है संयुक्त सैन्य अभ्यास उमियम झील मेघालय, ठीक है। और बाकी जो है इसके अंदर याद रखने वाली कोई चीज है नहीं। अगला प्रश्न देखो आपका, अगला है युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन, ठीक है। सी ड्रैगन है किन के मध्य हुआ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना, 5 सहयोगी देश जो है इसके अंदर शामिल थे, जिसके अंदर भारत की नौसेना भी है वो शामिल थी। और 4 से 19 मार्च 2025 पश्चिमी प्रशांत महासागर के
गुआम तट पर इसका आयोजन हुआ था। तो जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो क्या कुछ चीज है, क्या है भाई, जो है वो अमेरिका प्लस 5 देश शामिल थे, और जिसके अंदर भारत की नौसेना शामिल थी। नाम सी ड्रैगन 2025 है, और ये गुआम तट पर हुआ था, पश्चिमी प्रशांत महासागर के अंदर ये स्थित है भाई। ठीक है, अब अगला देखो, युद्ध अभ्यास इंदर। ये इंदर है, ये भी महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है। ये भारत और रूस के साथ में होता है भाई इंदर, यानी भारत और रूस संयुक्त नौसेना अभ्यास, यानी रूस की नौसेना। ठीक है, ये नौसेना का अभ्यास है, भारत और रूस की नौसेना का अभ्यास है इंदर है। भारत और रूस की संयुक्त नौसेना अभ्यास इंदर का कौन सा संस्करण था? 14वां संस्करण था। 28 मार्च 2 अप्रैल 2025 तक बंगाल की खाड़ी में चेन्नई तट पर इसका है वो आयोजन किया गया था। तो ये याद रखना, इंदर, रूस नौसेना, 14वां संस्करण है, बंगाल की खाड़ी, चेन्नई तट। ठीक है, ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद में बोंगो सागर, मोस्ट इंपोर्टेंट है बोंगो सागर 2025। ये प्रश्न भी आया हुआ है भाई, बोंगो सागर 2025 मोस्ट इंपोर्टेंट है, रटा मार लेना। भारत और बांग्लादेश की नौसेना अभ्यास के मध्य, भारत और बांग्लादेश के जो नौसैन्य अभ्यास था बोंगो सागर 2025 एक समन्वित गश्त का आयोजन है, जो मार्च 2025 में बंगाल की खाड़ी में किया गया था। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की ओर से INS रणवीर और बांग्लादेश की नौसेना की ओर से BNS अबू उबैदा शामिल थे भाई। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम याद रखोगे। भारत की ओर से तो था INS रणवीर, और बांग्लादेश की ओर से था BNS अबू उबैदा। ठीक है, BNS अबू उबैदा इसके अंदर तो शामिल था, बांग्लादेश का था भाई अबू उबैदा। ठीक है, और जो है हमारा जो था वो कौन सा था भाई, हमारा था रणवीर। ठीक है, हमारा जो इंडिया का था वो रणवीर था। अबू उबैदा जो है वो बांग्लादेश का था, और हमारा था वो है वो रणवीर। ठीक है, BNS अबू उबैदा और INS रणवीर जो है वो भारत का इसके अंदर था, और जो है वो नौसेना की ओर से ये जो है गए थे। नौसैन्य अभ्यास ही था बोंगो सागर, भारत और बांग्लादेश का एक समन्वित गश्त है भाई। ठीक है, कौन सा था भाई, एक समन्वित गश्त के रूप में जो है इन्होंने जो है ये युद्ध अभ्यास किया था। ये आपको ध्यान रखना, बोंगो सागर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। 7 अप्रैल 2025 को भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के 12 सदस्यीय महिला जो चालक दल है वो मुंबई सेशल्स मुंबई त्रिशक्ति नाविक अभियान समुद्र प्रदक्षिणा का है वो उन्होंने शुभारंभ किया। यानी बात यह है कि 7 अप्रैल 2025 को भारतीय वायुसेना, जो नौसेना और जो है थल सेना, तीनों ने मिलकर के तीनों की जो 12 सदस्यीय महिलाओं का एक चालक दल था। किनका? महिलाओं का है। मुख्य इंपॉर्टेंट तो चीज ये है कि महिलाओं का है, और 12 सदस्य महिलाओं का है। तीनों जो है वो सेनाओं से 12 महिलाएं चुनी गई थी, और फिर जो है उनका जो एक दल है वो मुंबई से शुरू हुआ, सेशल्स जाएगा, फिर वापस मुंबई आएगा। यानी मुंबई सेशल्स मुंबई त्रिशक्ति नारी और नाविक अभियान, यानी ये समुद्र की जो है वो प्रदक्षिणा करेंगे। जो है वो 12 सदस्यीय टीम है, चालक दल है, वो 7 अप्रैल से है वो जो क्या हुआ रवाना हुए। और जो है तीनों सेनाओं की जो है वो 12 सदस्यीय महिलाएं हैं, और ये क्या करेगी, मुंबई से निकलेगी, फिर जो है सेशल्स होते हुए पूरा समुद्र घूम के वापस जो है वो मुंबई आएगी। और इसका नाम ही सेशल्स मुंबई त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान रखा गया था। और ये क्या है, ये एक समुद्र प्रदक्षिणा है, यानी समुद्र के जो है वो पूरा चक्कर मार के ये आएंगे। ये अभियान है, इस अभियान के अंतर्गत भारतीय महिला चालक दल 55 दिवस की समुद्री यात्रा पर है वो रहेंगे। यानी 12 महिलाएं हैं, तीनों सेनाओं से हैं, 55 दिवस है वो समुद्र में रहेगी। मुंबई सेशल्स मुंबई त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान इसका जो है वो नाम है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, पूछा जा सकता है। उसके बाद में देखो, हल्के लड़ाकू विमान LC है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हल्के लड़ाकू विमान तेजस LC है। नाम क्या है? तेजस है। और तेजस से हवा में मार करने वाली स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का है वो परीक्षण किया गया था। यानी तेजस से किस मिसाइल का परीक्षण किया गया था? तो अस्त्र मिसाइल का परीक्षण किया गया था। और अस्त्र एक स्वदेशी मिसाइल है, यानी और हवा में जो है हवा में मार करती है। यानी आपको है वो ध्यान रखना है, LCA तेजस से जो है अस्त्र मिसाइल का है वो परीक्षण किया गया था, और वो हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कौन सी? अस्त्र। ठीक है, सौर मंडल के बाह्य ग्रह शनि के 128 नए उपग्रह हैं।
या चंद्रमाओं को मान्यता मिल गई है। अब जो है वो शनि के कुल कितने उपग्रह हो गए हैं भाई, 274 उपग्रह शनि के हो गए हैं। सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि है। और शनि के 128 जो है वो उपग्रहों को 128 उपग्रहों या चंद्रमा को मान्यता मिल गई है। टोटल 274 हो चुके हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में जो हमारी न्यूज़ है वो 17 मार्च 2025 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने जो है वो आईआईटी मद्रास में श्री एस रामकृष्ण द्रव एवं तापीय विज्ञान जो है अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है। ये मैंने हाल ही में आपको अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर भी दिया था यह प्रश्न, ठीक है, कि जो है इस केंद्र का जो है इस शुभारंभ है वो किसने किया था या फिर कहां पर किया था, तो श्री एस रामकृष्ण द्रव एंड तापीय विज्ञान अनुसंधान केंद्र है, उसकी जो स्थापना है वो आईआईटी मद्रास के अंदर हुई है भाई, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना कहाँ हुई है, इसकी स्थापना आईआईटी मद्रास के अंदर हुई है और जो है इसका उद्घाटन इसरो के अध्यक्ष ने किया है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ठीक है। उसके बाद में देखो 13 मार्च 2025 को इसरो ने स्पेडेक्स मिशन के हिस्से के रूप में 2 उपग्रहों की अनडॉकिंग सफलतापूर्वक हासिल की। ये प्रश्न भी अभी हाल ही में किसी एग्जाम में आया हुआ है, यानी मैंने जो दिसंबर से जो फरवरी और मार्च अप्रैल यानी अपना हो जाएगा दिसंबर से लेकर के जो है वो मार्च अप्रैल तक का जो है वो साइंस टे का करंट अफेयर्स अपनी 2 क्लासों के अंदर हो गया है। आप देख लो जो है दोनों क्लासेस जो अपलोड है, और जो है महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यहाँ से 3-4 प्रश्न तो अभी इन्हीं एग्जामों के अंदर आगे हैं, सिर्फ जो है दोनों मिलाओगे तो आधा घंटा की 1 घंटे की क्लास है सिर्फ, ठीक है। तो 13 मार्च 2025 को इसरो ने स्पेडेक्स मिशन के हिस्से के रूप में 2 उपग्रहों की डॉकिंग और अनडॉकिंग की थी, यानी डॉकिंग और अनडॉकिंग से संबंधित मिशन आता है तो स्पेडेक्स मिशन है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड का उत्पादन जो है वो हाल HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा है वो किया जाता है। यहाँ से भी आपको याद करना कि प्रचंड का है वो उत्पादन कौन करता है, तो हाल करता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करता है। और प्रचंड क्या है, प्रचंड है भाई लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, ठीक है, LCH है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है प्रचंड। आपको याद रखना है तीनों भारतीय सेनाओं का एकीकृत बहुक्षेत्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास, नाम है प्रचंड प्रहार, अरुणाचल प्रदेश में 25 से 27 मार्च तक आयोजित किया गया। यानी इस क्लास के अंदर हमने 2 संयुक्त सैन्य अभ्यास देखे हैं, 2 संयुक्त सैन्य अभ्यास देखे हैं। ये तो एकीकृत बहुक्षेत्रीय जो है वो सैन्य अभ्यास है, और वो जो है वो सैन्य अभ्यास दूसरा था, ठीक है, वो जो है मेघालय की उमियम झील पर हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुआ है भाई, कहाँ पर हुआ है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। प्रचंड प्रहार इसका नाम है भाई, ठीक है, प्रचंड प्रहार है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अगला देखो वरुणास्त्र एक स्वदेशी पनडुब्बी टॉर्पीडो है, यानी वरुणास्त्र, वरुण धन अस्त्र होता है, दीर्घ संधि वरुणास्त्र बन गया, एक स्वदेशी पनडुब्बी टॉर्पीडो है। प्रश्न आता है कि वरुणास्त्र है, ठीक है, फिर निम्न से आता है जो ऑप्शन आता है क्या क्या है, तो एक ऑप्शन होगा स्वदेशी पनडुब्बी टॉर्पीडो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 1TS की जारी प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में INS शार्दुल, INS सुजाता और INS वीरा 1 मार्च 2025 को थाईलैंड के फुकेट घेरे जो है वो समुद्री बंदरगाह पर पहुंचे हैं। यानी आपको जो है वो याद रखना है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की जारी प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में INS शार्दुल, सुजाता और वीरा है वो जो बंदरगाह पर पहुंचे हैं, थाईलैंड के बंदरगाह पर पहुंचे, ठीक है। भारतीय नौसेना का जहाज INS इम्फॉल मॉरिशस के 12 मार्च 2025 को 57वें मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया था। यह प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना ही है कि हाल ही में मॉरिशस के 57वें जो 57वें राष्ट्रीय दिवस है, राष्ट्रीय दिवस समारोह है 57वां किस देश का, मॉरिशस का, वहां पर भारतीय सेना का जो जहाज है वो कौन सा जहाज पहुंचा था या फिर किस जहाज ने भाग लिया था, तो INS इम्फाल ने मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया था। 57वां राष्ट्रीय दिवस समारोह 12 मार्च को INS इम्फाल ने भाग लिया था। याद रख लेना INS इम्फाल इसका जो नाम है वो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो है आज के लिए हमारे जो क्लासेस इतनी है, ठीक है, हमने जो पढ़ लिया वो इस क्लास के अंदर हमने पढ़ लिया मार्च अप्रैल, ठीक है, इस क्लास के अंदर हमने पढ़ लिया मार्च जो है अप्रैल 2025 की जो साइंस टेक करंट अफेयर है, यानी विज्ञान जो प्रौद्योगिकी है, साइंस एंड टेक
साइंस एंड टेक की करंट अफेयर है वो हमने इसमें पढ़ ली है। और जनवरी, फरवरी और दिसंबर माह का जो वीडियो हमारे जो पहले से उपलब्ध है, आप जाकर के देख लीजिए। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और हमारे ऐप में भी है वो मिल जाएगी। टेलीग्राम जो आईडी है वो एग्जाम बंधु अकेडमी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। और अगर हमारे जो यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए हैं और आपको हमारा कंटेंट और हमारी क्लास पसंद आ रही है, तो जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें और है वो कमेंट में बताइए कि भाई आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।